आप सबका स्वागत है एपीएल इंडिया के इस नए शो में। यहाँ पे हम प्रीमियर लीग के सारे फैंस को प्रीमियर लीग के बारे में बातें करेंगे, प्रीमियर लीग के बारे में नई नई चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन नजर रखेंगे फैंटेसी प्रीमियर लीग पे और सब बातें करेंगे और एपीएल इंडिया को लॉन्च करेंगे जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे और होगा सब देसी अंदाज में। तो आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे साथ दो खास लोग जुड़े हुए हैं जो कि फुटबॉल को काफी थॉरोली फॉलो करते हैं, प्रीमियर लीग को। रितेश सिंह और संप्रीत सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करता हूं। रितेश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है, तैयारियां हो चुकी हैं? लगभग सारी तैयारियां पूरी हैं। संप्रीत, एनालिसिस में आप काफी अच्छे हैं। जी जी जी, प्रीमियर लीग की तो ऐसी तैयारियां हैं जो आप कभी भी 100% नहीं कर सकते। तो वो तो गेम इन और आउट में आपकी तैयारियां सब चेंज होती रहती हैं। आपको अपने एनालिसिस, अपना वर्किंग सारी चेंज करनी पड़ती है जैसे जैसे आप गेम वीक में आगे आगे बढ़ते हो। तो हाँ, ये है कि तैयारियां शुरू हो चुकी है लेकिन आगे चलती रहेंगी। ये पहला ऐसा शो है इंडिया में जो फैंटेसी प्रीमियर लीग को हिंदी में, देसी भाषा में और देसी अंदाज में, जैसे इंडिया के लोग फुटबॉल को लेते हैं उस नजर से हम देख के बात करेंगे। तो संप्रीत, मैं आपसे शुरू करूंगा सबसे पहले, क्योंकि फैंटेसी बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहली बार खेल रहे हैं और पहला सीजन होगा उनका, और या जो जुड़ना चाहते हैं, जो ये वीडियो के माध्यम से इंस्पायर होकर अगर जुड़ेंगे, तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि फैंटेसी प्रीमियर लीग क्यों खेलना चाहिए? ये गेम की क्या ऐसी चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है? देखो, इसमें इंडिविजुअल का अपना अपना रहता है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, क्योंकि मेरे को इस गेम को खेलते हुए 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इंडिया में प्रीमियर लीग की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड बोले, लोग वीकेंड्स पे उसके मैचेस जरूर देखते हैं, बट फैंटेसी के थ्रू आप भी उन चीजों को उसी लेवल पे एंजॉय कर सकते हो जिस लेवल पे एक प्लेयर एंजॉय करता है गेम को पिच पे खेलता हुआ। और सबसे खास बात क्या है कि इस फैंटेसी को आप वीक डेज में भी उसी एनालिसिस और प्लानिंग के साथ खेलते हुए चल सकते हो। बिल्कुल, तो यही मेरा एक रीजन है कि आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस वर्क के साथ चल सकते हो, अपने दोस्तों के साथ एक फन एक टीम बना के, एक लीग बना के, आप एक आप एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन जो है वो आप फैंटेसी में एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन आप अपना बढ़ा सकते हो लाइव गेम को देखते हुए, लाइव आपकी टीम कैसे खेलती है। ठीक है रितेश, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत लोगों का ये पहला सीजन है, तो एक जल्दी से बेसिक रूल्स थोड़े थोड़े अगर आप बता पाए दर्शकों को कि इनके में कैसे खेला जाता है, ये तो बेसिक आप एक बार बता दें। जी जी, मैं शुरू करना चाहूंगा इसके बजट को लेके। जैसे एक फैंटेसी बाकी गेम होते हैं वैसे ही एंटरटेनिंग लीग, जैसा सनी ने बताया, काफी एंटरटेनिंग है, आपको थ्रू आउट द वीक एंगेज रखता है। वीकेंड्स पे आप एंजॉय करते हो फ्रेंड्स के साथ में, कंपटीशन चलते हैं मिनी लीग में। तो इसके जहां तक रूल्स की बात है, आपको 100 मिलियन बजट मिलता है, उसमें आपके बेस्ट 15 प्लेयर्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉर्मेशन आपको बजट मिलता है तो उसको डिजिटली ही रखना है। वर्चुअल आपको मिलता है 100 मिलियन, उसमें आपको 15 प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं। फॉर्मेशन आप बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें 2 गोलकीपर, 5 डिफेंडर, 5 मिडफील्डर और 3 फॉरवर्ड्स रखने होते हैं। और आप अपनी स्ट्रेटेजी, किस प्लेयर पे कितने बजट डालने हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम एक टीम से 3 प्लेयर रखने होते हैं। तो मोटी मोटा गेम के बारे में यही है, 100 मिलियन, 15 प्लेयर, जिसमें से बेस्ट 11 खेलेंगे, बाकी बेंच पे बैठेंगे आपके। ठीक है संप्रीत, क्योंकि अब चीजों को और थोड़ा टेक्निकली समझते हैं, तो आप उनको दर्शकों को हमें ये बताइए कि ट्रांसफर और प्लेयर प्राइसिंग को कैसे मैनेज करना होता है। जो 100 मिलियन रितेश ने बोला कि हम उसका प्लॉट नहीं ले सकते हैं गुड़गांव में, लेकिन अगर ट्रांसफर और प्लेयर प्राइसिंग को मैनेज कैसे करना होता है, उसके ट्रिक्स एंड टर्न्स आप थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ करते हैं कि जो 100 मिलियन का आपको एक डिजिटल बजट मिल रहा है वो एक इनिशियल लेवल पे मिल रहा है। तो जैसे जैसे गेम वीक आगे बढ़ेगा तो आपके प्लेयर की जो प्राइसिंग है वो उनके ट्रांसफर, उनको प्लेयर्स कितना ट्रांसफर इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं, उसके बेस पे उनका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा।
तो इसका एक मैं बेसिक आपको आउटलुक बता देता हूँ प्राइसिंग का क्या रहता है कि गेम वीक टू गेम वीक आपकी जो प्लेयर की ओनरशिप है वो अगर 1% से ज्यादा या कम होती है तो उनका प्राइस बढ़ता है या कम होता है, जी राइट। बट जी 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 इसमें एक जो कैपिंग रखी है फैंटेसी ने वो ये कैपिंग है कि एक गेम वीक के अंदर 0.3 मिलियन से ज्यादा उनका प्राइस ना तो बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। जी। तो इतना लेकिन इतना एक आपको विंडो लेते हुए चलना पड़ेगा। और जहां तक जी ट्रांसफर की बात है तो ट्रांसफर ऑब्वियसली है, जो मैं भी एक स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ वो यही बनाता हूँ कि आपका गेम वीक स्टार्ट होने से पहले के जो 2 दिन है लास्ट वाले उनमें ही आप ट्रांसफर मारें, सो दैट आपको श्योरिटी हो जाए कि आपका जो प्लेयर है वो एज पर जो क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्लेइंग 11 में कौन आने वाला है, या एक हफ्ते में कोई प्लेयर कहीं इंजरी से बाहर तो नहीं हो गया है। तो गेम दैट्स वीक व्हाई के आप एक दिन जो पहले प्रेस ट्रांसफर है कॉन्फ्रेंस उसको, होती है। हाँ तो आप ट्रांसफर जो है वो अपना लास्ट डे तक लेके जाइए। ओके रितेश, तो ये साल भर कैसे इसको बैलेंस रखना होता है क्योंकि ये जो ये गेम है ये पूरे साल चलने वाला है, यानी पूरे प्रीमियर लीग का सीजन पूरा चलने वाला है। तो ऐसा नहीं होता कि एक हफ्ते या 2 हफ्ते आपका खराब गया तो आप मोरल डाउन कर ले कि मैं तो काफी कम पॉइंट से मेरे, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है इसमें। तो ये साल भर का हम कैसे मैनेज करें, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगर साल भर बैलेंस बना के रखना? जी जी, मैं बताना चाहूंगा इसमें कि जैसा अभी हम लोग फॉर्मेशन और ट्रांसफर्स पे बात कर रहे थे, उसमें आपको पहली चीज तो गेम को आप फॉलो करोगे थ्रू आउट द ईयर। अगर आप इसमें एंगेज हो तो आपको बड़ा करीब, बहुत ही करीब से इनके फिक्चर्स को देखना होता है, क्लब्स के, जिन क्लब्स को आप फॉलो कर रहे हो, प्लेयर्स को, उनके इंटरनेशनल ड्यूटीज को, फ्रेंडलीज को। उस हिसाब से आप इसमें बैलेंस बना के चल सकते हो कि इस प्लेयर को कब रखना है, कब निकालना है। और रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा कि आपको जैसे वीकली एक फ्री ट्रांसफर्स मिलते हैं, तो उन ट्रांसफर्स को कब यूटिलाइज करना है, कौन से प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसको अंदर रखना है, कौन सा कब बाहर जा रहा है, इंजरी कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो अपने ट्रांसफर्स को ज्यादा हद तक बचा के रखनी है। और बाकी जैसे साल में एक विंडो आपको और मिलता है फ्री ट्रांसफर्स के, जिसमें अनलिमिटेड ट्रांसफर्स होते हैं, उसमें आप फ्रेंडलीज और फिक्चर्स को देखते हुए अपने प्लेयर्स को इन एंड आउट कर सकते हो। बट यू हैव, आपको क्लोजली थोड़ा सा वॉच रखना पड़ेगा इनके फिक्चर्स पे, इंटरनेशनल ड्यूटीज और नेशनल ड्यूटीज पे भी। ओके बिल्कुल। संप्रीत, मैं जैसे आप जी जी संप्रीत। अगर जैसे अभी रितेश बता रहे थे तो वो बिल्कुल सही बात है कि आपको फिक्सचर्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आपको पूरा ईयरली उसको मेंटेन करना है। और साथ में जो फैंटेसी आपको स्पेशल पावर्स देता है, कुछ चिप्स देता है, ट्रिपल कैप्टन हो गया आपका, 3 चिप्स उसमें होते हैं फ्री सर। ट्रांसफर हो गया, आपको 2 वाइल्ड कार्ड मिलता है, वो हो गया। तो उनको बड़ा ही समझदारी से आपको यूज करना चाहिए। उसके लिए आपके प्रॉपर एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स आपके होने चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो गेम को कभी भी किसी भी टाइम बदल सकते हैं। रितेश, आपको याद होगा आपने एक बार इसी चिप से मेरे को काफी 100 पॉइंट का डिफरेंस था, आपने मेरे को कैच किया था। यस यस, लगभग 100 पॉइंट। तो प्लेयर्स को डिसअपॉइंट कभी नहीं होना चाहिए, वो कभी भी कम बैक कर सकते हैं। 100-200 पॉइंट मायने नहीं रखता पीछे जाना, एक दो गेम भी बिल्कुल खराब बिल्कुल। हुआ मायने नहीं रखता है इसमें। सभी मतलब इसका दर्शकों जस्ट ये बात एक ध्यान दें, सिंपल सा 100-200 पॉइंट एग्जांपल है। का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। हाँ संप्रीत बोलिए। मगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि लाइक आपने किसी प्लेयर को ट्रिपल कैप्टन बना दिया और मान लो वो हैट्रिक मार गया, तो सिंपल सीधा 50-60 पॉइंट आपको 70 पॉइंट एक ही प्लेयर से मिल रहे हैं। बिल्कुल जैसा बिल्कुल। मेरा मानना था, मैंने बताया 100-200 पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं है, आप कवर कर सकते हो। तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, साल भर पूरा इसको खेलो, तबियत से खेले, मन लगा के खेले, काफी एंटरटेनिंग है। मन लगा के खेले तो जो खेले उनके मन लगाने के लिए हम अब चीजों को डिस्कस करते हैं सीरियस नोट पे। संप्रीत, शुरुआत आपसे करूंगा कि थोड़ा सा पिछले सीजन को समझेंगे तो हमें नेक्स्ट सीजन की स्ट्रेटजी के बारे में पता चलेगा। तो अगर मैं आपसे एक जी। सवाल पूछूं कि पिछले साल जो उम्मीद थी उससे खराब प्रदर्शन किसने ज्यादा किया है, यानी जिससे उम्मीद थी और उसने उतना परफॉर्म नहीं किया? कि आप दर्शकों को मैं बता दूं कि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैक्टर्स इस सीजन में भी आएंगे। जिनसे आपकी उम्मीद होंगी वो शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए। तो एक बार संप्रीत आप हम दर्शकों को बताइए एक बार। देखिए, जब भी गेम फैंटेसी स्टार्ट होता है, हम फर्स्ट टाइम टीम बनाते हैं, तो हमारी सबसे ज्यादा जो नजर रहती है वो रहती है क्लब के ट्रांसफर विंडो के ऊपर, कि आप ट्रांसफर में कोई क्लब कैसा परफॉर्म कर रहा है और किस लेवल का प्लेयर लेके आ रहा है। तो जैसा आपका सवाल है कि लास्ट टाइम
मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसने डिसअपॉइंट किया, तो चेल्सी से मेरे को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि चेल्सी का ट्रांसफर विंडो इज वन ऑफ द बेस्ट इन रीसेंट टाइम जो मैंने देखा था। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, और ऐसे प्लेयर थे जो प्रूव्ड प्लेयर थे, वो लेके आए थे, और उनके बेस पे कुछ टीम में मैंने सिलेक्शन भी किया था, लेकिन वो प्लेयर उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए, और चेल्सी ओवरऑल भी उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाई। तो दैट्स प्रीमियर व्हाई लीग के मेरे बाद लिए में वो वो टीम चेल्सी रही। चैंपियंस लीग जीत के आई है वो टीम। हाँ बट फैंटेसी चैंपियंस लीग का पॉइंट मेरे प्रीमियर लीग फैंटेसी में नहीं आएगा ना। मैंने बोला दर्शकों को कि हम जो भी देखेंगे वो फैंटेसी की नजर से देखेंगे। तो चेल्सी बिल्कुल। के जो फैंस ये देख रहे हैं, तो आप गुस्सा मत होना संप्रीत पे कि चैंपियंस का लीग का पॉइंट यहाँ नहीं ऐड होगा। हाँ। रितेश, आपका भी अगर कोई टीम हो जिसको आपको लगता है कि उसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया? दो टीमें थी इसमें, एवर्टन और आर्सेनल। मैं दोनों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। प्लेयर्स अनडाउटली उनके बहुत ही अच्छे कैलिबर के प्लेयर्स थे, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे परफॉर्म करने वाले, अपने अपने क्लब्स के लिए उन्होंने बेस्ट दिया हुआ था। बट इस लीग में आने के बाद जो उम्मीद थी, वो उम्मीद आर्सेनल चूंकि कंसिस्टेंट हमेशा रही, टॉप 4 के लिए हमेशा फाइट करती थी, इस बार टॉप 7 में भी मतलब अपने आप को स्ट्रगल करना पड़ा उनको रखने के लिए। अच्छे प्लेयर से जो उम्मीदें थी, उन्होंने आशा के अनुरूप प्रदर्शन भी नहीं दिया। फैंटेसी में अच्छा उनके प्लेयर्स हमेशा एक अच्छे बार्गेन होते थे, हमेशा पॉइंट शावर करते थे जो भी उनको रखता था। बट अर्सेनल से जो उम्मीदें थे मिला नहीं। कंसिस्टेंटली हम लोग भी ऑलमोस्ट 8 और 9 ईयर से फॉलो कर रहे हैं, और एक दो प्लेयर तो हमेशा ही होते थे अर्सेनल की टीम में, बट उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं मिली इस बार। रिवर्स करते हैं इस क्वेश्चन को, कौन उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया? सनी, संप्रीत? कौन उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया? ओके, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें जब भी नई टीम बनानी है फैंटेसी में, तो ट्रांसफर विंडो का बहुत अहम रोल रहता है। तो अगर मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे लिए वो टीम है जिन्होंने उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि लास्ट ईयर सांचो के पीछे इतना उनका ट्रांसफर विंडो 1 2 3 महीने तक लगातार खिंचा, लेकिन स्टिल कोई एक एस्टेब्लिश प्लेयर को वो नहीं ला पाए। कवानी को हम मार्क साइनिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक अनअटैच्ड प्लेयर था जिसको उन्होंने लिया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। अच्छा परफॉर्मेंस किया था कवानी ने वैसे प्रीमियर नहीं लीग नहीं, में। बिल्कुल, बट कवानी इज नॉट अ मार्क साइनिंग। मार्क साइनिंग इज जैदन सांचो, अगर वो लास्ट ईयर होता तो लास्ट ईयर नहीं हो पाया, तो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर भी था टीम के ऊपर परफॉर्मेंस को लेके। और वैसे भी मैनचेस्टर यूनाइटेड सर एलेक्स के बाद तो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो वो जो अकमुलेटेड प्रेशर था, उम्मीद नहीं थी कि वो टॉप 4 में आएंगे, बट सेकंड फिनिश करना इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए ये है कि उनको इस चीज पे भी निगाह रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली कौन सा प्लेयर कुछ सालों से इंप्रूव करता जा रहा है जो फर्स्ट टीम में आ सकता है डायरेक्टली। संप्रीत का पॉइंट है, आप लोग दर्शक लोग ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी और फॉर्म पे नजर रखना है जब भी आप फैंटेसी प्रीमियर लीग खेल रहे हो तो। अच्छा संप्रीत, अब स्पॉट ऑन सवाल पूछते हैं। इस साल आप डार्क हॉर्स किसको मानते हैं? कौन सा ऐसा छुपा हुआ टीम है जो आपको लगता है कि इस बार अच्छा परफॉर्म करेगी? अभी तक का जो ट्रांसफर सीजन निकला है उसको देखते हुए मेरे को उम्मीद है कि एस्टन विला का जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट ईयर से बेटर रहना चाहिए। द रीजन मीन कि उन्होंने बड़ा ही एक टेक्निक से चलते हुए अपने ट्रांसफर विंडो सभी क्लोज किए हैं, और वो प्लेयर वो लेके आए हैं जो सारे प्रीमियर लीग में ही प्रूव्ड है। ढेर सारा ग्रिलिश मनी था उनके पास, मनी बहुत था, मैनचेस्टर और सिटी उस ने उनको मनी को उन्होंने, बहुत यस, उन्होंने बड़ा ही दिमागी रूप से यूज करके उस मनी को इन्वेस्ट किया है। बट अब ये देखना पड़ेगा कि उनको रिजल्ट कैसा मिलता है। रितेश, कोई डार्क हॉर्स मानते हैं किसी को इस बार? हाँ, वाटफोर्ड से मुझे काफी उम्मीदें हैं इस बार। वाटफोर्ड, अगर वाटफोर्ड अच्छा परफॉर्म करती है तो फैंटेसी में ढेर सारे सस्ते प्लेयर मिलने वाले हैं हमें। सस्ते प्लेयर मिलेंगे जिसपे हर साल मिलेंगे। निगाह होती थी। जैसे पिछले साल का एक्सपेक्टेशन जो लीड्स से थी, लीड्स एक ऐसा टीम अच्छा उभर कर आई थी जिन्होंने बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया था। तो वाटफोर्ड से भी मेरी उम्मीदें यही हैं। प्लेयर्स अनडाउटली प्रीमियर लीग के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जिन्होंने खेला हुआ है, कई टीम से उन्होंने एक अच्छे पिक्स किए हुए हैं, तो उनके टीम में प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं जिनका प्रीमियर लीग का अनुभव भी अच्छा है, और ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। तो मेरे हिसाब से डार्क हॉर्सेस वुड बी वाटफोर्ड। तनप्रीत, एस्टन विला में किस पे नजर रहेगी आपकी जो फैंटेसी एसेट बन सकता है? सबसे ज्यादा निगाह तो मेरे को इंग्स पे ही रहेगी।
अभी नया प्लेयर भी गया साउथहैम्पटन से, और मुझे उम्मीद है कि इस बार वो आप इंग्स की बात कर रहे हैं? आपकी वॉइस कट गई थी। इंग्स की बात कर रहे हैं? इंग्स की, हाँ इंग्स की, स्ट्राइकर उनका। इंग्स पे नजर रखनी है फैंटेसी के प्लेयर्स को। हाँ सर। मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं कि पेप गार्डियोला का जो स्टाइल है वो रोटेशन का है, तो और इतना क्राउडेड मिडफील्ड है, क्योंकि ग्रेग जेक ग्रिलिश भी आ गए हैं, 100 मिलियन का प्राइस टैग है, तो प्रेशर भी होगा परफॉर्मेंस का, और पेप गार्डियोला पे भी प्रेशर होगा कि वो ग्रिलिश का बेस्ट निकाल के ले आए। आपको क्या लगता है इस बार इतनी क्राउडेड मिडफील्ड को रोटेशन पॉलिसी में सिटी को कैसे एडजस्ट करना है? प्लेयर्स क्या एडजस्ट करने लायक हैं या अभी उनके वो नहीं टच करने में ही बुद्धिमानी है हमारा? देखो फैंटेसी में तो पेप गार्डियोला एक इस टाइप के कोच है कि फैंटेसी में आप उन पे ज्यादा यकीन नहीं कर सकते रिलेटेड टू गेम टाइमिंग। हो सकता है आज उनका प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो खेलेगा या नहीं खेलेगा आपको इसकी श्योरिटी नहीं हो सकती। और दूसरा है कि जैक ग्रिलिश को वो जरूर ले आया है, ऑलरेडी क्राउडेड मिडफील्ड था, उसको और क्राउड कर दिया है, लेकिन टीम का बैलेंस कहीं खत्म हो रहा है क्योंकि एग्वेरियो का कोई रिप्लेसमेंट वो लेके नहीं आया है। क्या लगता है स्टर्लिंग? स्टर्लिंग तो नहीं, बट आई थिंक शायद फिल फोर्डन को थोड़ा सा ज्यादा आगे और उनको प्रमोट करेंगे। रितेश, सिटी से उम्मीदें रखना गलत होगा? नहीं, रखी जा सकती है। ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स हैं, छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स हैं उनके साथ में रखी जा सकती है। रोटेशन पॉलिसी की जहां तक बात है, ऑलवेज अ रिस्क। आप किसी भी अच्छे प्लेयर को एट एन इवेंट लूज कर सकते हैं उनसे पॉइंट। पेप गार्डियोला फैंटेसी का सबसे बड़ा विलन प्लेयर व्यक्ति है। देखो पीएल में तो सिटी हमेशा ही कंटेंडर रहेगा ही रहेगा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, बट फ्रॉम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी रिस्की। अगेन स्टोन्स या सिर्फ गोलकीपर? जा सकते हैं आप स्टोन्स। उनकी डिफेंस में इस वक्त स्टोन्स ही एक ऐसा पिलर है जो आई थिंक वीक इन वीक आउट खेलेगा। रूबेन डियास भी पिछले सारे लगभग समय उनको मिले थे। टाइम की अगर बात करें तो डियास और कैंसेलो को ज्यादा समय मिला था स्टोन्स से, बट हाँ ये दो स्टार्टर्स तो जरूर रहेंगे इनकी तरफ से, स्टोन्स एंड डियास। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ आते हैं। रितेश आपसे शुरू करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो यूरो कप में परफॉर्मेंस लूक शॉ का दिखा है, क्या वो इस बार फैंटेसी में टर्न अराउंड अपने आप को लेजेंड, एफपीएल लेजेंड के रूप में स्थापित कर देंगे मार्कोस अलोंसो की तरह? ऑब्वियसली मुझे तो दिख रहा है क्योंकि यूरो में भी परफॉर्मेंस अच्छा था, पिछले साल का फैंटेसी एंडिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए थे, एंड वो कैलिबर का प्लेयर है लूक शॉ। और मुझे काफी लूक शॉ के साथ साथ हैरी मैग्वायर से भी उम्मीदें हैं। यूरो में परफॉर्मेंस उनका भी काफी अच्छा था। एक्चुअली ल्यूक शॉ के साथ आप जो पिछले 1.5 साल में अगर देखोगे ना, तो जो कोच उसमें कॉन्फिडेंस दिखा रहा है वो कॉन्फिडेंस ल्यूक शॉ का गेम में भी दिख रहा है, और साथ साथ उसका प्रमोशन भी हो रहा है। अगर आपने फ्रेंडलीज देखी हो तो फ्रेंडलीज में वो कॉर्नर्स ले रहा है, एंड देन मतलब उसका अटैक और डिफेंस दोनों में इक्वल लेवल का इंप्रूवमेंट होता दिख रहा है पिछले 6-8 महीने में। तो डेफिनेटली मेरे को तो लग रहा है कि ल्यूक शॉ विल emerge as one of the leading left back। अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम ब्रूनो फर्नांडिस की। जैसे लूक शॉ के बारे में कहा गया कि यूरो का उसको फायदा मिल रहा है, अच्छे यूरो का टूर्नामेंट का, ब्रूनो फर्नांडिस के लिए यूरो अच्छा नहीं गया है। रितेश, तो आपको क्या लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस के लिए ये सीजन कैसा होने वाला है, क्योंकि पिछला सीजन उनका बहुत अच्छा गया था? रितेश, पिछले सीजन के परफॉर्मेंस को देखते हुए और यूरो के परफॉर्मेंस को देखते हुए कहा जाए तो उनके कैलिबर पे तो नहीं शक किया जा सकता, जिस पोटेंशियल के वो प्लेयर हैं। हाँ, कंपटीशन बढ़ने की वजह से कितनी डेड बॉल्स पे कितना उनको ग्रिप मिलेगा, कितना लेने को मिलेगा, ये डिपेंड करेगा उस पर कि वो कितने पॉइंट्स देंगे। पिछले साल के पॉइंट्स तो नहीं रिपीट होंगे उनसे, एक चीज तो ये काफी हद तक देखा जा सकता है। सांचोस के आने से थोड़ा सा असर पड़ा है ब्रूनो फर्नांडिस के कॉर्नर्स लेने या फ्री किक्स लेने पे, या फिर डेड बॉल का जो भी गेम है, और लूक शॉ भी कॉर्नर्स अच्छे लेते हैं। शुरुआती कुछ हफ्ते हमें निगाह बना के रखना होगा।
होगा। मींस एक बड़ा प्लेयर ही होता है, और परफॉर्मेंस उससे तो निकालना मैनेजर का काम है। किस रोल में कितने मिनट्स मिलते हैं, श्योर शॉट स्टार्टर होंगे और क्रिएटिव प्लेयर हैं थ्रू बॉल्स और पासेस को लेके, तो असिस्ट वगैरह तो इस बार बढ़ेगी उनकी, क्योंकि कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा सांचो के आने की वजह से। तो ये देखा जा सकता है टीम में। लगता नहीं है कि सांचो के आने का नुकसान होगा ब्रूनो फर्नांडिस पे? मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। ये कुछ हफ्तों में दिखेगा मैनेजर का अप्रोच क्या होता है। प्री सीजन इस पे बहुत ज्यादा। मैं बात करना चाहता हूँ एक बार चेल्सी के बारे में। रोमेलू लुकाकू, क्योंकि ड्रुग्बा का ट्वीट आया हुआ है कि ही इज कमिंग होम, तो ऐसा मान के चलते हैं कि लुकाकू अगले 1-2 गेम वीक के अंदर चेल्सी टीम में आ जाएगा। तो उसका क्या असर दिख रहा है आपको? लुकाकू के आने से इस चेल्सी टीम पे क्या इम्पैक्ट बनने वाला है? मैं बात कर रहा हूँ काई हावर्ट्स, मेसन माउंट या पुलिसिक, ये लोगों की क्या असिस्ट की क्षमता बढ़ जाएगी कन्वर्जन बढ़ने से? बिल्कुल, एक लुकाकू के पोटेंशियल पे डाउट नहीं किया जा सकता। हालांकि चेल्सी के साथ रहते हुए उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, मगर अदर टीम्स के साथ उन्होंने ही इज अ फिजिकल प्लेयर, बहुत ज्यादा, मतलब उनका कन्वर्जन बहुत अच्छा रहा हुआ है फैंटेसी में। अगर फैंटेसी को देखा जाए तो ही इज अ वेरी गुड एसेट। जहां तक मेरे अपने गेम प्ले या लुकाकू के ऊपर निगाह बनाने की बात है, शुरुआती दौर पे मैं किसी भी प्लेयर्स को सजेस्ट नहीं करूंगा जो कि नए लीग से आ रहे हैं। सेट होने में कितना समय लेंगे इसको देखते हुए उनके ऊपर कॉल लेना अच्छा रहेगा। मगर हाँ, चेल्सी के लिहाज से एक बहुत अच्छी बाइक है, और चूंकि जो प्लेयर्स पिछले साल के भी थे उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने अपनी कंट्रीज के लिए, यूरोप में भी अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, तो आप एक अच्छा उम्मीद कर सकते हैं ओवरऑल चेल्सी की टीम से। भाई चेल्सी में लुकाकू के आने से एक प्लेयर इनका मेरे को लगता है कि वो फैंटेसी के लिए बहुत अच्छा एसेट साबित होगा, वो है माउंट। क्योंकि लास्ट ईयर जो माउंट ने चांसेस क्रिएट किए थे उनका सिर्फ 17% चांसेस थे जो वर्नर कन्वर्ट कर पाया था। तो माउंट भर भर के चेल्सी के लिए प्रॉब्लम रहा था सेंटर, क्योंकि हार्ड को 9 नहीं है वेर्नर, हार्ड को 9 नहीं है, फॉल्स लाइन से खेलते हैं। तो अभी लुकाकू के आने से क्या आपको ये नहीं लगता कि वेर्नर के भी चांसेस बढ़ गए? अगर वो इस प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना सकते हैं तो असिस्ट, वेर्नर के भी असिस्ट आने वाले हैं इस बार? आ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं वर्नर के असिस्ट, बट मुझे ज्यादा जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि वर्नर का प्लेइंग टाइम कम होगा। रितेश, वेर्नर पे क्या वेर्नर एक प्रोस्पेक्ट होंगे या उल्टा असर पड़ेगा? नहीं, मतलब प्रोस्पेक्ट तो नहीं दिख रहा है मुझे, उल्टा असर ही दिख रहा है लुकाकू के आने से, क्योंकि चैंपियंस लीग भी खेलेंगे ये लोग, और ओवरऑल टाइम की जहां तक रही बात, फुल टाइम नहीं मिलने वाला है। दो प्लेयर्स पीएल में चेल्सी के लिए बहुत अच्छे हैं वर्नर, बट फैंटेसी एसेट नहीं है। तो आप 2 प्लेयर्स चेल्सी के कौन कौन से चुनेंगे अगर मुझे चुनना हुआ? हाँ, तो आई विल गो विद ओनली विद माउंट। फैंटेसी, फ्रॉम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ओनली गोइंग विद माउंट। कम ऑन, चेल्सी के 3 प्लेयर के बिना फैंटेसी कैसे खेलोगे? नहीं नहीं रितेश रिस्क है, 3 प्लेयर को होल्ड करना रिस्क है। एक प्लेयर मैक्सिमम आइदर डिफेंस, और शुरुआत के तौर पे तो डिफेंस में भी नहीं लिया जा सकता। आप तो चिलवेल को क्यों मिस कर रहे हैं? चिलवेल के असिस्ट आने वाले इस बार, और वो लॉन्ग थ्रो, वो हेडर जाने वाले हैं लुकाकू के पास, लंबे लंबे। लेट्स वेट। मैंने कहा किसी भी प्लेयर को लेके एक प्रोस्पेक्ट अब हम ना ये चिलवेल वाला पॉइंट आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे आफ्टर आई थिंक 10 गेम वीक। ओके, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में चिलवेल को रखा गया है। रितेश, पहले गेम वीक में आपको जब टीम बनाने आप जाते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड ट्रांसफर होते हैं, यानी आप रोज एक टीम बनाइए, रोज, जब तक पहला गेम वीक शुरू नहीं होता है, डेडलाइन क्रॉस नहीं होती। तो कैसे टीम बनाएं, कौन सी किस तरह की टीम बनानी चाहिए फ्री ट्रांसफर? क्या बोलेंगे आप? मैं श्रोताओं को इसके लिए कहना चाहूंगा कि बहुत ही वाइजली टीम बनाए अपनी, और बहुत ही बैलेंस टीम होनी चाहिए आपकी।
और जब भी टीम बनाए तो उसमें कम से कम कुछ एक बातों का जरूर ध्यान रखें, जिसमें मुख्य रूप से 7-8 प्लेयर आपके ऐसे होने चाहिए जिनसे आपको श्योर शॉट एक अच्छे पॉइंट मिलने चाहिए, बोनस पॉइंट्स की भी उम्मीद हो, और बाकी 3-4 आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे 3-4 प्लेयर्स को रख सकते हैं अपने प्लेइंग 11 में, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ कम से कम 7-8 कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मर आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी टीम फॉर्मेशन एज लाइक वो आप 4-4 के साथ जा सकते हो, 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर, 2 स्ट्राइकर, 1 गोलकीपर, बाकी फॉर्मेशन ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। और ओवरऑल शुरुआत के कुछ समय पे आप प्लेयर्स के ऊपर, जो नए प्लेयर्स हैं उनके ऊपर निगाह बना के रखें, जो ऑलरेडी सेटल्ड प्लेयर है कम से कम 7 से 8 सेटल्ड प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने 2 सीजन के पहले मैं हमेशा नए प्लेयरों को इंट्रोड्यूस कर देता था टीम में, और उनके पास रिकॉर्ड पे मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ बहुत ही खराब आइडिया है। प्रीमियर लीग को कंसिस्टेंट रखिए। अभी हमारे पिछले डिस्कशन में मैं यही कह रहा था कि लुकाकू आ रहे हैं, अनडाउटली उन्होंने बहुत अच्छा खेला हुआ है, और कैसा खेलेंगे ये देखने की जरूरत है, तो सेटल होने दीजिए, 3-4 हफ्ते सेटल होने दीजिए। संप्रीत, पहला गेम वीक का टीम कैसे बनाना है, यानी किस तरह के प्लेयरों को चूज करना है? संप्रीत, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है हम तक। हाँ संप्रीत बोलिए। हाँ बिल्कुल। तो देखो, पहले गेम वीक के लिए जो टीम बनानी है वो आपके लिए सबसे बड़ा दुविधा का काम होता है। उसका रीजन यही है कि आपके पास अनलिमिटेड ट्रांसफर्स होते हैं, आप डेली नई स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, 3 प्लेयरों को निकाल देते हैं, 3 को डाल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पेपर वर्क करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपनी फॉर्मेशन सिलेक्ट कर ले कि आपको अपने प्लेइंग 11 किस फॉर्मेशन में उतारने हैं। आपको 4-4-3 में जाना है, 3-4-2 में जाना है, 3-5-2 में जाना है, किस आप दर्शकों को बेस्ट फॉर्मेशन सजेस्ट कर दीजिए। रितेश ने तो 4-4 पे भी जोर दिखाया कि 4 डिफेंडर ले सकते हैं, आप बताइए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट फॉर्मेशन है वो 3-4-3 ही रहेगी। उसका रीजन ये है कि अगर आप पूरी फैंटेसी का हिस्ट्री उठा के भी देख लेंगे तो जो पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ जो टॉप 5 प्लेयर रहते हैं वो हमेशा मिडफील्ड से ही रहते हैं, और स्ट्राइकर में से, मिडफील्ड और स्ट्राइकर में से, कभी भी डिफेंडर या उसमें से नहीं जाते। दैट्स व्हाई आपको कैप्टन सेलेक्ट करना, तो आप इस वजह से आगे से चलिए। जो दर्शकों को नहीं पता है फॉर्मेशन का, मैं बता दूं 3-5-3 और 4-4-3 ये क्या है। कोई भी फॉर्मेशन का जो पहला होता है डिजिट यानी 4 जब स्टार्ट कर रहे हैं, या 3, तो वो होते हैं डिफेंडर, यानी 4 डिफेंडर, फिर 4 यानी 4 मिडफील्डर, और 3 यानी स्ट्राइकर। तो संप्रीत जब बता रहे हैं कि 3-4-3, तो यानी संप्रीत का कहना है कि 3 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर और 3 स्ट्राइकर। जी संप्रीत जी, कंटिन्यू करिए। और सेकंड आप अपनी टीम सिलेक्शन से पहले मिनिमम से मिनिमम पहले 5 गेम वीक का शेड्यूल जरूर चेक करें। वो फिक्सचर चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइक अगर मैं इस साल के पीएल की बात करूं तो अपने नॉर्विच का जो फिक्सचर है वो पहले 4 गेम वीक के अंदर ही टॉप 4 टीमों से भिड़ रहा है। तो उनके टीम के प्लेयर सिलेक्ट करना मतलब एक समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप उन प्लेयरों को चेंज करते हैं। एंड देन टीम का बैलेंस बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है कि आप टीम कभी भी पूरे 100 मिलियन की मत बनाइए, हमेशा 99.5 मिलियन तक की टीम बनाइए। जो 0.5 मिलियन का बजट है वो आपका एक ग्रेस 0.5 मिलियन होगा कि नेक्स्ट गेम वीक में अगर किसी का प्लेयर का प्राइस ज्यादा या कम भी होता है, आप तब भी वो आपके बजट में रहेगा। रितेश कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जरूर, मतलब फिक्सर को जहां तक सनी ने कहा मैं एग्री करता हूं उनके साथ। 2019 मुझे याद आ गया था, टीमो कुकी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन्हीं टॉप 4-5 टीम्स के खिलाफ शुरुआत में। तो अंडरडॉग्स कंसीडर करना और परफॉर्मेंस शुरुआती गेम में क्लियर हो जाता है। जैसे हैट्रिक मारा था उसने सिटी के खिलाफ हैट्रिक मारा था उसने। कुकी ने सारे मिथ तोड़ दिए थे आईपीएल के। तो जरूर सनी के बात से सहमत हूं, मगर जरूरी है शुरुआती कुछ हफ्तों में प्लेयर्स के ऊपर करीबी निगाह रखने की। बिल्कुल। सनी, तो पहले 5 हफ्ते आपने बोला, आप पहले 5 हफ्ते हमें फिक्सचर पे जाना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें
वॉलेट में थोड़ा सा पैसा बचा के भी रखना चाहिए, जिसका आप गुड़गांव में प्लॉट नहीं ले सकते हैं, याद दिला दूं। और आप अगले ट्रांसफर, गेम वीक के ट्रांसफर में कुछ पैसा रहना चाहिए ताकि आप इमीडिएट ट्रांसफर कर पाएं, क्योंकि फ्री ट्रांसफर सिर्फ एक मिलता है एक हफ्ते में, और आपको कोई महंगा प्लेयर खरीदना होगा तो आपको 2 प्लेयर बेच के आपको पैसे को बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि -4 हो जाता है आपका पॉइंट में। तो और जो दर्शक फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनको ये पॉइंट एक जानना बहुत जरूरी है कि आप अपना जो फ्री ट्रांसफर है वो 2 ट्रांसफर तक अकोमोलेट कर सकते हैं। 3rd गेम वीक में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन 2 गेम वीक तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके इकट्ठे 2 ट्रांसफर भी मार सकते हैं। बिल्कुल, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं अगर बोलूं कि अगर हम एंड में मोटा मोटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पहले 5 हफ्ते का हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे ट्रांसफर, फ्री ट्रांसफर के लिए, जब आप टीम की शुरुआत करते हो, जब आप पहला गेम वीक खेलने जाते हो। उसके बाद अब संप्रीत, आप थोड़ा थोड़ा कुछ 2-4 प्लेयर के नाम बताइए दर्शकों को कि जिन पे नजर रखने की जरूरत है इन पहले 5 हफ्तों में। पहले 5 हफ्तों में तो पहले 5 हफ्तों में जिन प्लेयरों पे मेरे अकॉर्डिंग नजर रखने की जरूरत है वो है आर्सेनल से बेन वाइट, जो नए वहां पे गए हैं। बेन वाइट, बिल्कुल। आप गोलकीपर में मार्टिनेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और ये प्राइस इफेक्टिव भी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से ग्रीनवुड, मैनचेस्टर यूनाइटेड से ग्रीनवुड, क्योंकि रैशफोर्ड अभी इंजर्ड है, तो पहले 3-4 गेम वीक में ग्रीनवुड का खेलना लगभग 100% कंफर्म है। एंड देन जो नई टीम ब्रेंटफोर्ड आई है उसमें से टोनी एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, प्राइस भी उनका बहुत लिमिटेड है, तो स्ट्राइकर में वो बहुत अच्छे आपके लिए रहेंगे। आप मार्टिनेज के बारे में कुछ बता रहे थे मुझे कॉल से, इससे पहले, रिकॉर्डिंग से पहले। हाँ बिल्कुल, वो एक स्ट्रेटेजी आप लोग अपना सकते हैं लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पे। जब भी हम कभी फैंटेसी के लिए सिलेक्ट करते हैं प्लेयर्स, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा कितने पॉइंट्स बनाए। बट डिफेंडर और गोलकीपर के मामले में आप हमेशा ये देखिए कि वैल्यू इफेक्टिव वो प्लेयर कितना रहा, कितनी उसकी प्राइस है, देन पर मिलियन के अगेंस्ट उसने कितने पॉइंट्स बनाए। अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें कि लाइक लास्ट ईयर सलाह हो गया, केन हो गया, ब्रूनो फर्नांडिस हो गया, सबने मोर देन 220, 230, 240 तक पॉइंट्स दिए हैं। मार्टिनेज ने पॉइंट जरूर 165 दिए हैं, बट अगर प्राइस के साथ उसके डिवाइड किए जाए तो मार्टिनेज इज द ओनली फैंटेसी प्लेयर जिसने 33 पॉइंट्स पर मिलियन के अगेंस्ट आपको दिए हैं। तो ये प्राइस इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है आपकी टीम को बैलेंस बनाने के लिए। बिल्कुल, ये ध्यान देने वाली बात है। रितेश, आपके कुछ प्लेयर जिन पे नजर रहेगी आपकी? मैं वॉटफोर्ड के साथ ही जाना चाहूंगा इसमें, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस पहले भी पीएल में अच्छे थे और करेंटली भी जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म किए हुए हैं। तो शुरुआत की फिक्चर्स की जहां तक सनी बात कर रहे थे, उनके फिक्चर्स ठीक ठाक हैं शुरुआती कुछ मैचेस, और परफॉर्मर रहे तो आप डिनेक को देख सकते हैं, जो स्वाकिंग है वहां पे, जिन्होंने पहले परफॉर्म कर रखा है पीएल में ये लोग, और इनसे काफी उम्मीदें भी रहेंगी। तो इनके ऊपर आप प्रमोटेड टीम में इन दोनों पे निगाह रख सकते हैं, और नॉर्विच से जरूर कॉन्टवेल एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। कॉन्टवेल पे नजर रखनी पड़ेगी। संप्रीत, और कोई याद आ रहा हो प्लेयर जिसपे आपको नजर रखना है? अगर सिर्फ स्टार्टिंग के गेम वीक के अकॉर्डिंग है तो हम लिवरपूल में भी रॉबर्टसन जो है वो उनका लंबी एक लॉन्ग इंजरी के कारण बाहर है, तो उसकी जगह जो फ्रेंडलीज में उनका प्लेयर खेल रहा है सिमिकास, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो प्राइस इफेक्टिव भी है और उसका खेलना लगभग श्योर है पहले 4-5 गेम वीक में, और 4 मिलियन का है। प्राइस इफेक्टिव है, यस प्राइस इफेक्टिव है। अगर हम चैंपियनशिप से बाहर जाके देखें प्लेयर्स को, जो ऑलरेडी सेटल्ड टीम है प्रीमियर लीग में, तो उसमें फिर तो काफी प्रोस्पेक्ट्स आपको दिखेंगे। लाइक लीड्स के प्लेयर जैसा उन्होंने पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था, उनके ऊपर भी निगाह रखी जा सकती है। हैरिसन हुआ, रफीनिया हुआ, डलास ने पिछली बार आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दिया था, इन प्लेयर्स को भी आप निगाह में रख सकते हैं। किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ इनके प्रदर्शन पिछले साल बहुत अच्छे थे, तो उस प्रदर्शन को उम्मीद है ये दोहराएंगे वापस। सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि ये बातचीत हर गेम वीक के बाद जारी रहेगी। हम लोग आपके साथ ये सब शेयर करते रहेंगे, और क्या रिजल्ट आता है पहले गेम वीक में उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों को पहले नॉलेज दे दूं कि फैंटेसी प्रीमियर लीग के
पीछे से, यानी लाइव गेम जो चल रहा होता है उस पे बेस्ड एक गेम है जो कि रियल गेम के रिजल्ट पे आपको पॉइंट देता है। और FPL इंडिया हमारा लीग है, उसको ज्वाइन करिए। और हर हफ्ते जो वीक लीडर्स होंगे वो हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे, और जो भी टॉप 3 के कंटेंटर्स होंगे वो भी हमारे साथ टॉक शो में हर हफ्ते जुड़ेंगे। तो आप भी जुड़िए। कोड्स नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है। आप इस वीडियो को जितने फुटबॉल फैंस हैं वहां तक पहुंचाइए, जो FPL खेलते हैं उनको जोड़िए, और हम ढेर सारी बातें, ढेर सारे फन करने वाले हैं इस पूरे सीजन में। तो उम्मीद है आप जुड़ेंगे। बहुत बहुत थैंक यू रितेश, आपका। आप नजर रहेगी आपसे मेरा कॉम्पिटिशन, आपका हमारा डार्बी मैच होता है। गुड लक, गुड लक। संप्रीत इज द मैन टू बीट दिस सीजन। तो आप संप्रीत की टीम पे नजर रखना। संप्रीत, थैंक यू जुड़ने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर बात करेंगे। और मैं सभी को आपके पीछे, सारे जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं उनको आपके पीछे मैं लगा रहा हूँ। अभी क्लोजिंग पे मेरे को एक चीज पूछनी है आप दोनों से। जी जी जी, बोलिए। गेम वीक 1 के लिए कैप्टन किसको रिकमेंड करेंगे? नाम रिपीट मत करना। इतना इजी, सच इजी क्वेश्चन। मोहम्मद बिल्कुल साला बिल्कुल। पहले 5 गेम वीक में आंख बंद करके इज द बेस्ट कैप्टन ऑप्शन। रितेश, कोई और? डोंट यू सेकंड डेयर, ऑप्शन डोंट यू डेयर। सलाह इज डन। साला पहले गेम वीक के कैप्टन। हम सबकी तरफ से दर्शकों को मैं बता दूं, हम तीनों ने अप्रूव किया है। मोहम्मद साला पहले गेम वीक के लिए आपके कैप्टन है। जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको ये भी बता दूं, लियोनेल मेसी PSG ज्वाइन कर चुके हैं, और पूरे फ्रांस में जो PSG के स्टोर्स हैं वहां 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी है सुबह से उनकी टी-शर्ट लेने के लिए। और नंबर 30 टी-शर्ट उनके मिली है। संप्रीत, जो वो पहली टी-शर्ट थी उनकी बारसा में नंबर 30 डेब्यू की पे। थी, डेब्यू पे वही टी-शर्ट मेसी ने ली है। बिल्कुल। PSG में उनको नेमार ने ऑफर किया था 10 नंबर का टी-शर्ट, बट उन्होंने बोला कि मैं वो टी-शर्ट से शुरुआत करूंगा जिससे मैंने बारसा की शुरुआत की थी। तो 30 नंबर टीशर्ट के साथ आ रहे हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, 1 साल का एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्यों क्यों प्रीमियर लीग की किसी टीम ने उनको ऑफर नहीं किया? ही शुड बी इन द प्रीमियर लीग। नहीं नहीं, अच्छा है नहीं आया। बहुत हमारा खर्चा करवा देता, IPL में बहुत खर्चा नहीं नहीं, करवा देता। यस वही फैंटेसी का बैलेंस खराब कर देता। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए FPL इंडिया, क्योंकि ये पहला हमारा जो गेम वीक है वो 3rd गेम वीक से हम लीग की शुरुआत करेंगे। तो आपके पास अभी टाइम है, ज्वाइन करिए। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। बाय। नमस्कार, नमस्कार।